पिछले वीडियो में हमने ईथर शुरू किया था और हमने ईथर के कुछ नामकरण पिछले वीडियो में पढ़ भी लिए थे। ठीक है, मैं वापस एक बार रिवाइज करा दूं। ये हमने जैसे पहला उदाहरण पढ़ा था, तो इसका IUPAC नाम क्या था? इसका IUPAC नाम मेथोक्सीमेथेन था। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण पढ़ा था CH2CH3, ये ग्रुप मेथोक्सी है और इसको एथेन बोलते हैं। तो दूसरे ग्रुप का IUPAC नाम क्या था? इसका नाम मेथोक्सी एथेन था। ऐसे ही मैं एक उदाहरण लिखूं कि ये CH3CH3CH3 हमें इसका IUPAC नाम बनाना है। तो पहले इसमें नंबरिंग होगी, 1 2 3 4 नंबरिंग दे दी। अब हमारा मेथोक्सी ग्रुप 2 नंबर पर है, इसका मतलब इसका IUPAC नाम क्या होगा? 2 मेथोक्सी। और 2 नंबर पर ही मेथिल, 3 पर मेथिल, यानी 2,3 डाईमेथिल। तो 2 मेथोक्सी 2,3 डाईमेथिल और टोटल कार्बन 4 हैं तो ब्यूटेन। तो इसका IUPAC नाम क्या बना? 2 मेथोक्सी 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। ठीक है ना। ये मेथोक्सी, ये 2 पर मेथिल 3 पर मेथिल, तो 2,3 डाईमेथिल ब्यूटेन। नहीं क्या? ये हमारे सामने कुछ नामकरण और हैं। इसके अलावा अगर हम एरोमेटिक ईथर की बात करें तो हमने कुछ नामकरण एरोमेटिक ईथर के भी पढ़े थे, तो उसी में एक उदाहरण देकर समझाऊं। ये जैसे एरोमेटिक ईथर था, इस पर लिखा था OCH3 और इस एरोमेटिक ईथर का नाम क्या था? इसको बोलते थे एनिसोल। क्या बोलते थे? इसको एनिसोल बोलते थे। ये एनिसोल उदाहरण है। अगर इस एनिसोल पर मैं NO2 लगा दूं, इस एनिसोल पर क्या लगा दूं? NO2। अब NO2 समूह कहाँ लगाया? ऑर्थो स्थिति पर लगाया है, इसलिए इसका नाम बन गया ऑर्थो नाइट्रो। ठीक है ना। NO2 को नाइट्रो कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल। अगर मैं इस NO2 को हटाकर CH3 लगा दूं यहाँ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम ऑर्थोमेथिल एनिसोल। ठीक है ना, इसका नाम पड़ जाएगा ऑर्थोमेथिल एनिसोल। इसी प्रकार अगर मैं CH3 ग्रुप को हटाकर C डबल बॉन्ड CH3 लगा दूं, तो अब इसका नाम क्या होगा? इसका नामकरण करने के लिए इस समूह को ऑर्थो पर लेना है, इस वाले को। तो इसका नाम क्या पड़ेगा? इसका नाम पड़ेगा ऑर्थोमेथोक्सी। ये ऑर्थो पर ये मेथोक्सी है। अब वलय बच गई C डबल बॉन्ड CH3। जब बेंजीन वलय पर C डबल बॉन्ड CH3 होता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एसीटोफिनोन। तो इसका IUPAC नाम क्या है? ऑर्थोमेथोक्सी एसीटोफिनोन। ठीक है ना। तो इस तरह हमने ईथर का नोमेनक्लेचर पढ़ा है। नहीं, और ईथर के दोनों नोमेनक्लेचर पढ़े हैं, कुछ एरोमेटिक भी और कुछ एलिफेटिक नोमेनक्लेचर भी। अब इन सभी उदाहरणों को आपने सीख लिया है। इसके आधार पर ईथर के प्रकार आते हैं, और ईथर के जो प्रकार आते हैं वो 2 प्रकार से चलेंगे। यानी ईथर जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। ईथर 2 भागों में विभेदित होता है, एक कहलाता है सरल ईथर और एक कहलाता है मिश्रित ईथर। ठीक है ना। सरल ईथर क्या होता है? ईथर होता है ROR। जब दोनों R समान हो तो वो सरल ईथर होता है। जब R भिन्न हो जाए यानी ROR डैश, जब R दोनों साइड भिन्न हो जाए तो वो मिश्रित ईथर होता है। जैसे CH3OCH3, अब दोनों साइड समान है तो सरल ईथर रहेगा। इसी प्रकार CH3CH2O CH2CH3, नहीं, ये भी एक सरल ईथर रहेगा। ठीक है ना। ये भी क्या रहेगा? एक सरल ईथर। इसमें भी दोनों साइड समान ग्रुप हैं, ये भी सरल ईथर होगा। मिश्रित ईथर क्या होगा? जब मैं इसको ऐसे लिखूं CH2CH3, अब एक साइड मेथिल एक साइड एथिल, ये कौन सा ईथर कहलाएगा? ये मिश्रित ईथर कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये ईथर तो कौन से कहलाएंगे? सरल ईथर कहलाएंगे। और ये ईथर कौन से कहलाएंगे? मिश्रित। यानी जैसे ये उदाहरण लिखा, बेंजीन वलय पर OCH3, तो ये मिश्रित है ना, क्योंकि ऑक्सीजन के एक साइड तो फेनिल ग्रुप है और एक साइड CH3 ग्रुप है, तो
तो ये कौन सा ईथर कहलाएगा? मिश्रित ईथर कहलाएगा। ठीक है, तो ईथर के दो प्रकार हो गए, सरल और मिश्रित। इनके उदाहरण आप खुद भी बना सकते हो। इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है ईथर में, उसका नाम है समावयवता, आइसोमेरिज्म। और हमने समावयवताएं खूब पढ़ी हैं, नहीं, यानी ईथर में समावयवता। और ईथर में पहले प्रकार की जो समावयवता होती है उसका नाम क्या होता है? स्थिति। स्थिति का मतलब जब अणुसूत्र तो दोनों के समान हो लेकिन स्थिति भिन्न हो। जैसे उदाहरण लिया मैंने CH3O, CH2, CH2, CH3, और एक उदाहरण ले लिया CH3O, CH, CH3, CH3। अब दोनों में स्थिति अलग अलग है। इसके अंदर तो 1, 2, 3, यानी मेथोक्सी ग्रुप 1 नंबर पर, तो इसका IUPAC नाम तो क्या है? 1 मेथोक्सी प्रोपेन। इसका मेथोक्सी कितने नंबर पर? 1 नंबर पर। और ये मेथोक्सी कितने पर है? 1, 2, 3, 2 नंबर पर आया अब की बार। इसका IUPAC नाम क्या है? 2 मेथोक्सी प्रोपेन। ठीक है ना। तो ये दोनों आपस में कैसे समावयवी हैं? स्थिति। कितने कार्बन की समावयवता बनाई? 4 की। तो अणुसूत्र क्या हो गया? C4H10O। ठीक है, तो हमने ईथर की कौन सी समावयवता पढ़ी? स्थिति। किसके अंदर पढ़ी? C4H10O में पढ़ी, क्योंकि ईथर का कॉमन फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2O। ये ईथर का कॉमन फॉर्मूला है, मतलब सामान्य सूत्र होता है। ठीक, इसके आधार पर ये स्थिति है। इस दोनों के अणुसूत्र तो दोनों के सेम है। इस उदाहरण में भी 4 कार्बन है, 1, 2, 3, 4। हाइड्रोजन 10 है, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, और ऑक्सीजन 1 है। तो C4H10O के कौन से समावयवी है? ये स्थिति है। ठीक है, इसके बाद दूसरे प्रकार की जो समावयवता है ईथर में, वो कौन सी होती है? श्रृंखला होती है। अब श्रृंखला समावयवता कैसे बनेगी? इसके लिए हमें 5 कार्बन का उदाहरण लेना पड़ेगा। C5 10 की जगह 12 हो जाएगा O। और इस उदाहरण के अंदर श्रृंखला ये हो गई। इस वाले उदाहरण में श्रृंखला कितने की? 1, 2, 3, 4, और इसका नाम प्रोपेन से हटकर क्या पड़ जाएगा? ब्यूटेन। अब इसके अंदर श्रृंखला कैसे बनाते हैं? श्रृंखला बनाने के लिए शुरू का लास्ट का सेम होता है। ठीक है ना, तो शुरू वाला और लास्ट वाला सेम, ये बीच में हो गया। अब इस साइड 4 ही कार्बन है, इधर भी 4 हैं, लेकिन इसका 1, 2, 3, यानी ये 2 नंबर की जगह 1 मेथोक्सी, और 2 नंबर पर मेथिल बोला जाएगा, तो 1 मेथोक्सी 2 मेथिल, और 3 कार्बन को प्रोपेन। इसमें श्रृंखला 3 कार्बन की है और ऊपर वाले में 4 की है। अणुसूत्र दोनों का सेम है। ठीक है ना, इसमें भी 5 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, इसमें भी 5 कार्बन 12 हाइड्रोजन है। तो अणुसूत्र तो दोनों का सेम है, लेकिन दोनों में श्रृंखला अलग अलग है। ऊपर वाले की श्रृंखला 4 कार्बन की है, नीचे वाले की श्रृंखला 3 कार्बन की है। इस तरह ये दोनों कैसे समावयवी हो गए? श्रृंखला समावयवी हो गए। ईथर में अंतिम जो समावयवता है तीसरी, ईथर की जो तीसरे प्रकार की जो समावयवता होती है वो होती है क्रियात्मक। तो ईथर में तीसरी जो समावयवता है नंबर 3, वो कौन सी पढ़ी जाती है? क्रियात्मक समावयवता। इसके अंदर क्या है? अणुसूत्र समान होते हैं लेकिन क्रियात्मक समूह भिन्न होते हैं। ठीक है ना, जैसे ये 2 कार्बन से बन जाएगा 6O, तो C2H6O, 2 कार्बन का ईथर CH3O CH3, यानी इसका नाम क्या है? डाई मेथिल ईथर। और हमें अब इसका कौन सा समावयवी बनाना है? क्रियात्मक बनाना है। क्रियात्मक एल्कोहल होता है, ईथर का क्रियात्मक एल्कोहल होता है। इसमें भी 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, और इसका नाम क्या होता है? एथेनॉल। क्या नाम होता है इसका? एथेनॉल। तो ये दोनों आपस में कौन से समावयवी है? क्रियात्मक। इसमें भी 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, 3 और 2 3 6, 3 और 3 6 हो गए इसमें भी। ठीक है ना, तो एल्कोहल और ईथर आपस में कौन सी समावयवता दर्शाते हैं? क्रियात्मक समावयवता दर्शाते हैं। अगर आप कोई ईथर का उदाहरण लोगे तो एल्कोहल बनेगा उससे। जैसे इसको 3 ले लूँ, 8O, तो 3 8O का मतलब क्या हो गया? CH2 CH3।
इसके अंदर क्या हो जाएगा CH2CH3, ठीक है ना। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम एथिल मेथिल ईथर, और इसका नाम क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल। क्या नाम होगा, प्रोपेनॉल। तो ये दोनों भी आपस में क्रियात्मक समावी है। कितने कार्बन का क्रियात्मक है, ये 3 कार्बन का है, ठीक है ना। तो हमारा टॉपिक यहाँ तक हो गया। हमने ईथर का परिचय पढ़ लिया, ईथर का नोमेनक्लेचर पढ़ लिया और ईथर की समावता पढ़ ली, ठीक है ना। नेक्स्ट कल के वीडियो में हम शुरू करेंगे ईथर बनाने की विधि, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें बनाने की विधि।